रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस से मिलकर बना होता है? टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, अब एक्सेसरी डक्ट्स में हमारे पास क्या होता है? रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वासा डिफरेंस। और एक्सेसरी ग्लैंड्स में हमारे पास क्या होता है? सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बर्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, और इधर एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या होता है? पेनिस। अब बारी बारी से बात करेंगे, पहले टारगेट करेंगे इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी को चिपका दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले है टेस्टिस। तो टेस्टिस के बारे में एनसीईआरटी में जैसे जैसे एक एक लाइन है उसको ही कवर किया है। देखो टेस्टिस, पहला पॉइंट, सिचुएटेड विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। बिल्कुल सिंपल सा है, टेस्टिस कहां सिचुएटेड होती है? किसमें होती है? स्क्रोटम में होती है। अब स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है? स्क्रोटम मेंटेन्स लो टेम्परेचर। मतलब सिंपल सी बात है कि स्क्रोटम नॉर्मल बॉडी से टेस्टिस का 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम रखता है। और उसका काम क्या है? कम टेम्परेचर का, कम टेम्परेचर हमारे काम आएगा स्पर्म की फॉर्मेशन में, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में। नेक्स्ट पॉइंट, टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। क्लियर है? अब नेक्स्ट है टेस्टिस की मेजरमेंट, एनसीईआरटी में दी है। लेंथ कितनी है? 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ कितनी है? 2 to 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब देखो, चीजों को याद करने से अच्छा है कि एक रफ डायग्राम बना के चीजों को खत्म करो। ठीक है, देखो अब ये मैंने एक टेस्टिस का रफ डायग्राम बनाया और इस डायग्राम से एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर हो जाएगी। ठीक है, देखो यहां से शुरू करते हैं। देखो जो मैंने ये रेड में बनाए हैं, ये रेड कंपार्टमेंट जो बनाए हैं उनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये एक टेस्टिस में कितने होते हैं? 250 तक होते हैं। यहां पे 250 में बना नहीं सकता था इसलिए थोड़े कम बनाए। तो ये रेड वाले जो कंपार्टमेंट हैं ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल और इनकी संख्या कितनी होती है? 250 तक। अब नेक्स्ट देखो, ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये रेड वाला। और रेड वाले में मान लो ये ब्लैक वाले, देखो ये 3 है ना, जो ये 3, ये क्या है? ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और इनकी संख्या कितनी होती है? 1 to 3, मतलब 1 से 3 हो सकते हैं एक लोब्यूल में। क्लियर है ना? ये याद रखना कि एक टेस्टिस में जो लोब्यूल है वो 250 हो सकते हैं और एक लोब्यूल में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो 1 से 3 तक हो सकते हैं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। देखो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप की सेल होती हैं। 2 टाइप की सेल कौन सी? एक तो होती है मेल जर्म सेल और मेल जर्म सेल का फंक्शन होता है स्पर्म फॉर्मेशन, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरे टाइप की सेल होती है सर्टोली सेल्स और सर्टोली सेल्स का फंक्शन होता है, जो ये मेल जर्म सेल है ये इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। क्लियर है? अब यहां चलते हैं। अब देखो ये एक लोब्यूल था, ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है और इसमें क्या है? ये ब्लैक वाले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो ये खाली स्पेस बच गया, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कौन सी सेल होंगी? इंटरस्टिशियल सेल्स, या उनका दूसरा नाम होता है लिडिग सेल्स। और लिडिग सेल का फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन्स। क्लियर है? अब ये एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है जो मेरा मानना है पक्का भूलेगी, आपको भूलेगी कि अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल और ऑल्सो प्रेजेंट। यहां पे इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखो हमने बात की थी मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है? पेनिस। और पेनिस के बारे में ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं सिर्फ एनसीईआरटी में कि पेनिस इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू और ये स्पेशल टिश्यू पेनिस की इरेक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट कि एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। पेनिस के एनलार्ज एंड को क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। क्लियर है? अब जो ये ग्लैंस पेनिस है, ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन। ठीक है, जो ग्लैंस पेनिस होता है वो लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड होता है और उसको स्किन को क्या बोलते हैं? फोर स्किन। क्लियर है? अब चलते हैं हम मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में एनसीईआरटी में सिर्फ ये लिखा हुआ है। देखो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन से होते हैं? सेमाइनल वेसिकल कितने होते हैं? 2,
प्रोस्टेट ग्लैंड कितना, एक, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कितने, दो। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि दीज सिक्रीशन, मतलब दीज सिक्रीशंस रिच इन फ्रक्टोस, कैल्शियम एंड अदर एंजाइम्स। नेक्स्ट है, लास्ट लाइन ये एनसीईआरटी की है कि बल्बो यूरिथ्रल सिक्रीशन, बल्बो यूरिथ्रल की जो सिक्रीशन होती है वो क्या करती है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपने पास क्या क्या होता है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, जो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक एक लाइन को कवर किया है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक एक पॉइंट को कवर करके इन नोट्स में चिपका दिया है। ठीक है, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या क्या होता है, ओवरीज, ठीक है, दो ओवरीज होती हैं, दो फेलोपियन ट्यूब्स होती है, और क्या होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लियर है इतनी बात। अब नेक्स्ट लाइन देखो, एनसीईआरटी की लाइन है पूरी कि अबव पार्ट्स, मतलब ये सारे पार्ट्स प्लस मेमोरी ग्लैंड, ये क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, मतलब ये दोनों मिलके काम करते हैं, तो क्या परफॉर्म करेंगे, ये सब परफॉर्म करेंगे। ये सारे पार्ट मेमोरी ग्लैंड के साथ मिलके क्या परफॉर्म करेंगे, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड केयर, मिलजुल के ये सारा काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये इन पे अब एक एक करके बात करेंगे, पहले इस पे बात करेंगे, फिर इस पे, फिर इस पे। क्लियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरी के बारे में एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। देखो पहली लाइन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और वो गैमीट की प्रोडक्शन करता है, ओवम की प्रोडक्शन करता है ओवरी। ठीक है, और क्या करती है ओवरी ओवेरियन हार्मोन की प्रोडक्शन करती है। क्लियर है। नेक्स्ट लाइन कि ओवरी की जो लेंथ है वो है कितनी है, 2 to 4 सेंटीमीटर, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि ओवरी कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस। ठीक है, ओवरी कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। नेक्स्ट पॉइंट, ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेस स्ट्रोमा। देखो इसको ऐसे समझो, मान लो एक वाटरमेलन है, एक तरबूज है। अब उस वाटरमेलन का जो ग्रीन पार्ट है ना, वाटरमेलन का जो छिलका होता है ना, ग्रीन पार्ट, वो है एपिथेलियम। क्लियर है। और ग्रीन पार्ट के अंदर क्या होता है, रेड पार्ट, वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है वो है स्ट्रोमा। क्लियर है। अब देखो ओवरी कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेस स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में क्या होते हैं, दो जोन होते हैं, पेरिफेरल और इनर। ठीक है, पेरिफेरल को क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स, और इनर जोन क्या हो जाएगा, मेडुला। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कॉपी हो रही है। अब देखो ओवरी के बाद बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब के बारे में। तो फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी, 10 to 12 सेंटीमीटर, पहली लाइन। नेक्स्ट देखो ये फेलोपियन ट्यूब के ये पार्ट होते हैं क्या, फिम्ब्रियाई, इन्फेंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। इनके बारे में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है एनसीईआरटी में वो देख लेते हैं। देखो फिम्ब्रियाई का फंक्शन क्या है, कलेक्ट ओवम की कलेक्शन है। ठीक है, इन्फेंडिबुलम फन्नल शेप होती है, और एम्पुला जहां भी वर्ड आ जाए उसका मतलब है वाइडर पार्ट। ठीक है, और इस्थमस क्या करेगा, जॉइन यूट्रस। क्लियर है। अब फेलोपियन ट्यूब के बाद बात करते हैं हम यूट्रस की। देखो यूट्रस का दूसरा नाम क्या होता है, वोम्ब। ठीक है, यूट्रस का दूसरा नाम वोम्ब। अब देखते हैं एनसीईआरटी में यूट्रस के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। पहला लाइन देखो, शेप इज इन्वर्टेड पियर, यूट्रस की शेप कैसी होती है, इन्वर्टेड पियर जैसी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यूट्रस इज अटैच टू पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट। ये कॉमन सेंस है, लगभग सबके लिए ही चलता है, यूट्रस इज अटैच टू पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो यूट्रस की जो वॉल होती है उसमें 3 लेयर होती है, यूट्राइन वॉल 3 लेयर्स। कौन सी, एक्सटर्नल को बोलेंगे पेरीमीट्रियम, और मिडल को बोलेंगे मायोमीट्रियम, और इनर को बोलेंगे एंडोमीट्रियम। अब देखो मिडल लेयर में मायोमीट्रियम है ना। अब मायो किससे रिलेटेड होता है, मसल से। ठीक है, एक्टिन, मायोसिन किससे रिलेटेड है, मसल से। तो ये मायो मतलब मसल, तो मायोमीट्रियम होगी मस्कुलर लेयर, और एंडोमीट्रियम होती है ग्लैंडुलर लेयर। तो एनसीईआरटी में इन दोनों के बारे में स्पेशली लिखा हुआ है कि जो एंडोमीट्रियम होती है वो ग्लैंडुलर होती है, और वो अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है। और मायोमीट्रियम क्या है, मस्कुलर
मस्कुलर लेयर, तो मस्कुलर है तो वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी, एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, मसल है तो कॉन्ट्रैक्ट ही करेगी। क्लियर है इतनी बात। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब इसमें क्या क्या आता है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। अब इनके बारे में जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो पूरा कवर कर लेते हैं। देखो एक एक करके करेंगे। पहले है मॉन्स प्यूबिस, इसके बारे में क्या है, क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। नेक्स्ट है लेबिया मेजोरा, ये क्या है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट है लेबिया माइनोरा, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू। अब यहां पे एक चीज रिमाइंड करा दूं कि इन तीनों में आप पक्का कंफ्यूज होगे। ये है क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू, ये है फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, ये है पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, तो इनको ध्यान से करना है। नेक्स्ट है हाइमन। हाइमन के बारे में क्या है, पार्शियली, हाइमन क्या करता है, पार्शियली कवर्स द ओपनिंग ऑफ वजाइना। ठीक है। लास्ट है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है, टेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और इसकी पोजीशन क्या है, लाइज एट अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में। देखो मेमोरी ग्लैंड जिस हिसाब से एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस हिसाब से मैंने ये चार्ट बनाया है, इसको कर लेना, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर हो जाएगा। ठीक है। देखो मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू, और क्या होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। अब ग्लैंडुलर टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, मिल्क फॉर्मेशन, और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट का फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट करना। ठीक है। अब देखो जो ये ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ये डिवाइड होता है किसमें, 15 से 20 मेमोरी लोब्स में। और मेमोरी लोब्स क्या है, अब मेमोरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई ओपन्स इनटू मेमोरी टिब्यूल्स। मेमोरी टिब्यूल्स जॉइंस टू फॉर्म मेमोरी डक्ट्स। Memory ducts joins to form ampulla, and ampulla is connected to lactiferous duct, और lactiferous duct से मिल्क आ जाएगा बाहर। ठीक है। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, देखो स्पर्मेटोगोनिया में हुई माइटोसिस, बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइज में हुई क्या, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मियोसिस 1, फिर बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगी मियोसिस 2, तो बन जाएगा स्पर्मेटिड बन जाएंगे, और स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट करके बना देंगे स्पर्मेटोजोआ स्पर्म। ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्म की स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम जो एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है। ये है अपना हेड, ये है अपना हेड के बाद अपनी क्या आती है, नेक आती है। जैसे अपना है, जैसे ह्यूमंस का होता है कि हेड के नीचे क्या आती है, नेक आती है, फिर क्या है, मिडल पीस है, फिर क्या है, टेल। ठीक है। हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। अब हेड में क्या क्या है, देखो हेड में यहाँ सबसे पहले तो मेम्ब्रेन आ जाएगी, एक तरीके से सेल है ये भी, और एक तरीके से इसमें मेम्ब्रेन आ जाएगी। फिर सबसे ऊपर यहाँ पे क्या है, ये एक्रोजोम है, और एक्रोजोम के वो कहाँ काम आएंगी, एक्रोजोमल सिक्रीशन, वो हम आगे करेंगे। ठीक है। फिर ये अपना न्यूक्लियस आ जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोमल मटेरियल होता है, और मिडल पीस, M फॉर मिडल पीस, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, M फॉर मिडल पीस, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया हमको पता है कि पावर हाउस ऑफ सेल यानी एनर्जी के लिए काम आएगा। और टेल क्या है, टेल इसकी मूवमेंट के लिए काम आएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम फीमेल वाले की तरफ चलते हैं कि oogenesis और वो सारा अपना इस फ्लो चार्ट में सब कुछ कवर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपने पास oogonia थी, यहाँ पे अपने पास oogonia थी। अब oogonia जो होती है वो मियोसिस 1 और प्रोफेज 1, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में क्या है, अरेस्ट हो जाती है, और क्या बन जाती है, प्राइमरी oocyte बन जाती है। ठीक है। oogonia से बन गई प्राइमरी oocyte। ये कहां पे अरेस्ट है, मियोसिस 1 और प्रोफेज 1 में ये अरेस्ट है। ठीक है। अब प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या बनेंगी, ग्रेनुलोसा सेल्स बनने लग जाएंगी, है ना। प्राइमरी oocyte के तरफ सराउंडेड बाय ग्रेनुलोसा सेल अब बनने लग जाएंगी। ठीक है। तो प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में ग्रेनुलोसा सेल जब बनेंगी तो उसको हम बोल देंगे प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है। अब प्राइमरी फॉलिकल के बाहर और ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स बनेंगी, और कौन सी सेल बनेंगी, थिका सेल्स बनने लग जाएंगी, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल से बनेगा टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल की खास बात 3 याद रखनी है कि टर्शरी फॉलिकल में हमें एंट्रम दिखेगा। एंट्रम क्या होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। टर्शरी फॉलिकल में हमें एंट्रम दिखेगा, और क्या है, थिका इंटरना एंड थिका एक्सटर्ना, मतलब जो ये थिका सेल्स बनी थी ये अरेंज हो जाएंगी थिका इंटरना और थिका एक्सटर्ना में। ठीक है। और जो प्राइमरी oocyte था, देखो यहाँ पे प्राइमरी oocyte
oocyte, इसके अंदर भी प्राइमरी oocyte था, इसके अंदर भी प्राइमरी oocyte था, और बाहर क्या थी, ग्रेनुलोसा सेल और थीका सेल। जो प्राइमरी oocyte था वो क्या है, वो मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है। देखो हमने बात की थी ये मियोसिस 1 में अटका हुआ था, बट यहाँ पे ये प्राइमरी oocyte जो है मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेगा और क्या बना देगा, सेकेंडरी oocyte बना देगा, और एक बनेगी प्राइमरी पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, अब टर्शियरी फॉलिकल से मैच्योर होकर क्या बनेगा, ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा। ग्रेफियन फॉलिकल की खास बात क्या याद रखनी है कि जो सेकेंडरी, देखो अब क्या है अंदर, इसके अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte बन चुका है, और उसके बारों तरफ क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना सेल्स है। ठीक है, अब ग्रेफियन फॉलिकल में क्या होगा, जोना पेलुसोडा सेकेंडरी oocyte, देखो ये सेकेंडरी oocyte बन गया, इसके अराउंड जोना पेलुसोडा बन जाएगी। अब जोना पेलुसोडा का क्या रोल होता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये ग्रेफियन फॉलिकल में क्या है, हमारे पास सेकेंडरी oocyte है और उसके बाहर जोना पेलुसोडा ले रहा है। ठीक है, अब देखो ग्रेफियन फॉलिकल क्या होता है, रप्चर होता है। ग्रेफियन फॉलिकल क्या होता है, रप्चर होता है। हम ग्रेफियन फॉलिकल तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये अपना ग्रेफियन फॉलिकल है। अब ये रप्चर होगा तो इसके अंदर क्या था, सेकेंडरी oocyte था, है ना। सेकेंडरी oocyte अपना ओवम आगे जाके ओवम बना देगा, कैसे बनाएगा वो हम देखेंगे। सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। अब बाकी का जो सामान बचेगा ग्रेफियन फॉलिकल का, वो सेकेंडरी oocyte को रिलीज करने के बाद वो बचेगा कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। जहां भी ल्यूटियम वर्ड आ जाए मतलब वो येलो कलर का है, जहां भी ल्यूटियम वर्ड आ जाए मतलब वो येलो कलर का है। ठीक है, मैक्यूला लूटिया हमने आई में भी देखा है येलो कलर का। ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूटियम के पास दो पॉसिबिलिटी आएंगी, या तो प्रेगनेंसी होगी मतलब फर्टिलाइजेशन होगी, या प्रेगनेंसी नहीं होगी मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। ठीक है, मतलब ये सेकेंडरी oocyte, मान ओवम को ही बात करते हैं, सेकेंडरी oocyte और ओवम का क्या लफड़ा है आगे आगे जाके हम देख लेंगे। देखो या तो इस ओवम की फर्टिलाइजेशन हुई यानी प्रेगनेंसी हुई, या ओवम की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। ठीक है, तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, आगे जाके डीजनरेट हो जाएगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, मेंटेन रहेगा, है ना, मेंटेन रहेगा, और काम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा। और हमें पता है प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, और प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन करेगा, एक तरीके से प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। ठीक है, बाद में फिर क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम देखो लगभग 3 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। फिर क्या होता है, अपनी प्लेसेंटा अच्छे तरीके से बन जाती है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम का काम खत्म हो जाता है, फिर उसका काम कौन ले लेती है, प्लेसेंटा ले लेती है, ये हार्मोन रिलीज करने का काम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है। देखो लगभग हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझ चुके हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, अपने उस चार्ट से जो हमने ये किया था ना, जो हमने ये किया था इसी से अपने को समझ आ जाएगा। देखो जो ये ग्रेनुलोसा सेल इसके अराउंड बन रही थी, है ना, इसके अराउंड भी ग्रेनुलोसा सेल, थीका सेल्स बन रही थी, तो ये सेल्स क्या करती हैं, ग्रेनुलोसा सेल, थीका सेल, ये क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करती हैं। कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये वाले हार्मोन रिलीज करती हैं। कैसे करती हैं, क्योंकि क्या होता है, देखो ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ये थीका सेल्स हैं, इनके ऊपर कौन एक्ट करता है, इनके ऊपर LH हार्मोन, FSH हार्मोन इनके ऊपर एक्ट करेंगे, और वो क्या रिलीज करवाएंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वो रिलीज करवाएंगे। तो इसी का खेल है। देखो बात साधारण सी है, भावनाओं को समझना, जो सामने लिखा है सिर्फ उसको देखो यहाँ पे अपना फॉलिकुलर फेस मतलब जहां पे क्या है, अपने फॉलिकल जो है मैच्योर हो रहे हैं ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, फॉलिकल्स अपने मैच्योर हो रहे हैं, वो हो गया अपना फॉलिकुलर फेस, या इसको बोल रहे हैं प्रोलिफरेटिव फेस, मतलब एंडोमेट्रियम जो है वो प्रोलिफरेशन की तरफ जा रही है ना। ऐसा क्यों बोला, देखो सिंपल सी बात है, जब ये फॉलिकल अपने मैच्योर होंगे, इनके बाहर कौन सी सेल बन रही है, ग्रेनुलोसा सेल्स बन रही है, थीका सेल्स बन रही है, तो उन सेल्स के ऊपर कौन एक्ट करेगा, FSH एंड LH हार्मोन उनके ऊपर एक्ट करेंगे, और उनसे क्या रिलीज करवाएंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाएंगे, है ना। तो जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर हो रहा है, FSH और LH बढ़ते जा रहे हैं, अब ये बढ़ेंगे तो ये इनके ऊपर एक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो 14th डे पे क्या आएगा, LH मैक्सिमम पीक पे चला जाएगा ना, LH सर्ज हो जाएगी, यहाँ पे LH सर्ज, तो ये मैक्सिमम पीक पे जाएगा। तो ये देखो एस्ट्रोजन भी यहाँ पे पीक पे चला गया, एस्ट्रोजन भी यहाँ पे एक तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे अपनी ओव्यूलेशन होगी, मतलब ओवम अलग हो जाएगा, और बाकी का जो बचेगा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या बचेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बचेगा। ठीक है, अब देखो ल्यूटियल फेज, मतलब जहां पे कॉर्पस ल्यूटियम हमारा दिख रहा है वो हो गया सिंपली ल्यूटियल फेज, है ना। अब ये क्या करेगा, सिक्रीटरी फेज, ये क्या करेगा, अब हार्मोन रिलीज करेगा। हमने बात की थी कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। ठीक है, अब दो पॉसिबिलिटी आएंगी, या तो प्रेगनेंसी हो जाएगी या नहीं होगी। अब फर्टिलाइजेशन
हो गई यानी प्रेगनेंसी अगर हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहेगा, है ना, 3 महीने तक लगभग करता रहेगा, है ना। अब अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, ये प्रेगनेंसी नहीं हुई का केस आपके सामने, प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, डीजनरेट हो जाएगा। देखो यहां पे कॉर्पस ल्यूटियम बना तो ये क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ये एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, पर अपने को याद रखना है प्रोजेस्टेरोन। देखो इसने प्रोजेस्टेरोन को रिलीज किया, कॉर्पस ल्यूटियम यहां बना हुआ है ना, इसने प्रोजेस्टेरोन को रिलीज किया, और हमें पता है प्रोजेस्टेरोन किसके लिए चाहिए, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग की मेंटेनेंस के लिए, प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस के लिए, ना। देखो ये एंडोमेट्रियम की थिकनिंग यहां मेंटेन हो रही है किसकी वजह से, प्रोजेस्टेरोन की वजह से। अब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट यहां पे हो जाएगा, मतलब प्रोजेस्टेरोन भी अपना डाउन आ गया, बिलो आ गया, है ना। अब प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग जो है मेंटेन नहीं हो पाएगी और इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। देखो यहां से अब ये यहां से स्टार्ट होगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी, ब्रेकडाउन होगी तो जो भी वो है अब ब्लीडिंग होगी, और जो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको पता ही है, फिर बाकी क्या होगा, है ना, 3 से 5 दिन तक वो मेंस्ट्रुएशन फेल आ जाएगा जिसमें ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ये सिंपल सा था। अब हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। देखो फर्टिलाइजेशन का सीधे शब्दों में मतलब क्या है कि हमें स्पर्म और ओवम को मिलवाना है, ठीक है। तो स्पर्म, देखो स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंट्री लेगा, कहाँ, वजाइना में एंट्री लेगा, फिर सर्विक्स में आएगा, फिर यूट्रस में आएगा, फिर कहाँ पे आएगा, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में, एम्पुलरी रीजन में, ठीक है। अब एम्पुलरी रीजन में क्या है, स्पर्म एंड ओवम रीच्ड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ में पहुंचने चाहिए, है ना। उधर से स्पर्म पहुंचा और उधर ओवरी से क्या आएगा, अपना ओवम आएगा। ओवम भी क्या याद रखना है, क्या था, सेकेंडरी oocyte था, अभी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या हो जाएगी, मीटिंग हो जाएगी, जिसको हम सिंपली शब्दों में, सिंपल से साधारण शब्दों में क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, स्पर्म जो है वो एक तरीके से बोल सकते हैं सेकेंडरी oocyte के पास आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो यहां पे देखो ओवम के बाहर कौन सी लेयर थी, जोना पेलुसिडा, ठीक है। ओवम के बाहर कौन सी लेयर थी, जोना पेलुसिडा, एक तरीके से बोल सकते हैं सेकेंडरी oocyte के बाहर है जोना पेलुसिडा, और इधर से आया अपना स्पर्म, और इन दोनों के बीच में हुई क्या, मीटिंग हुई। तो स्पर्म जब जोना पेलुसिडा के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये क्या होगा, एक मेम्ब्रेन में एक चेंज आएगा, है ना। ओवम की जो मेम्ब्रेन है उसमें एक चेंज आएगा, और इस चेंज की वजह से क्या है, एडिशनल स्पर्म की एंट्री जो है ब्लॉक हो जाएगी। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि एक ओवम को एक स्पर्म ही अटैक कर सकता है, एक स्पर्म ही फर्टिलाइज कर सकता है, हाँ। एक स्पर्म जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो फर्दर एडिशनल स्पर्म की एंट्री ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि मेम्ब्रेन में चेंजेस आ चुके हैं। क्यों आ चुके हैं, क्योंकि ये जोना पेलुसिडा की वजह से उसकी मेम्ब्रेन में चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो स्पर्म के अंदर क्या है, एक्रोसोम है ना, जो एक्रोसोम की सिक्रीशन है, एक्रोसोम की सिक्रीशन है, वो क्या करेंगी, स्पर्म की हेल्प करेंगी, किस काम में हेल्प करेंगी, ओवम के साइटोप्लाज्म में एंट्री लेने के लिए स्पर्म को वो हेल्प करेंगी, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे इस पॉइंट पे क्या हुआ, अपनी सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुई है, मियोसिस 2 अपनी यहां पे कंप्लीट हुई है। मतलब क्या है, मियोसिस 2 के कंप्लीट होने का मतलब क्या है, जो सेकेंडरी oocyte, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो सेकेंडरी oocyte से अपने पास क्या बन गया, रियल जो असली ओवम यहां पे अपने पास बना है ना। तो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन में सेकंड पोलर बॉडी भी बनेगी, मियोसिस 1 कंप्लीट हुई तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, है ना, सेकंड होगी तो सेकंड पोलर बॉडी यहां पे अपने पास बनेगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब स्पर्म और ओवम की क्या है, एक तरीके से मिलन हो चुका है। अब क्या बनेगा, हमारे पास जाइगोट बनेगा। अब क्या बन गया, हमारे पास जाइगोट बन गया। सिंपल सी बात है, स्पर्म क्या है, अपने पास हैप्लॉइड होता है, सबको पता है। ओवम क्या है, हैप्लॉइड होता है, सबको पता है। तो हैप्लॉइड और जाइगोट क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड बन जाएगा। अब इस जाइगोट में ही आगे क्या है, फर्दर डिवीजन होंगी। जाइगोट से अपने पास क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से अपने पास क्या बनेगा, फिर फीटस बनेगा, फिर आगे जाके बच्चा अपना पैदा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जाइगोट में कैसी कैसी डिवीजन होती है। देखो ये हमारे पास स्पर्म था हैप्लॉइड, ओवम था हैप्लॉइड, तो इन्होंने मिलके क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया, जो कि है डिप्लॉइड। ये अपने पास क्या है, एक तरीके से जाइगोट है जो डिप्लॉइड
सेलुलोइड है, ठीक है। अब जाइगोट के अंदर क्या है, माइटोटिक है ना, माइटोटिक याद रखना, माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट होगी, जिनको हम क्लीवेज बोलते हैं ना, क्लीवेज एक तरीके से ये यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो ये एक सेल थी, डिवीजन हुई, दो बन गई। अब ये जो डॉटर सेल्स बन गया, इन दो में फिर फर्दर डिवीजन होगी और ज्यादा बन जाएंगी, उनमें फिर फर्दर डिवीजन होगी, तो इस तरीके से। तो ये डॉटर सेल जो डिवाइड होके बन रही है, इनको हम बोल रहे हैं ब्लास्टोमर्स बोल रहे हैं, ठीक है। जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन से जो डॉटर सेल्स बन रही हैं, उनको हम बोल रहे हैं क्या, ब्लास्टोमर्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये जाइगोट से क्या बनता जा रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है ना, जाइगोट में जब डिवीजन होती है एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, अब ये देखो ये ब्लास्टोमर्स अंदर बनते जा रहे हैं। अब एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमर्स, मतलब ऐसा एम्ब्रियो जिसके अंदर 8 से लेके 16 के बीच में ब्लास्टोमर्स हो, उसको हम बोलते हैं मोर्यूला बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोर्यूला बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये फर्दर क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पे एक बाहर लेयर, इसके एक ऐसी लेयर बन जाएगी, बाहर लेयर बन जाएगी सेल्स की, जिसको हम बोल देंगे ट्रोपोब्लास्ट, और यहाँ पे एक मास, एक गुच्छा सा यहाँ पे लग जाएगा, जिसको बोल रहे हैं इनर सेल मास, ठीक है। तो ये इसको हम इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे, इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट, इनको मिला जुला के क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे ब्लास्टोसिस्ट बोल देंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोल देंगे। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर। देखो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। देखो इसको ऐसे याद रखना, जैम, इसको ऐसे याद रखना, जैम, ठीक है। जैम मतलब पहले जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना, फिर उससे बना मोर्यूला, फिर लास्ट में अपने को ब्लास्टोसिस्ट पे रुक जाना है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ना, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये एंडोमीट्रियम ऑफ यूट्रस, यूट्रस की एंडोमीट्रियम पे अटैच हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, मदर के साथ। ये एंडोमीट्रियम ऑफ यूट्रस किसकी है, मदर की है ना। तो माँ की यूट्रस के, है ना, माँ की यूट्रस की एंडोमीट्रियम में जो बच्चा है वो अपना चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे अटैच हो रहा है, और इसी को हम बोलते हैं क्या तरीके, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एक तरीके से बच्चा जो है वो माँ के अंदर क्या हो चुका है, इम्प्लांट हो चुका है ना। अब देखो कुछ ऐसा सीन अपने को दिखेगा, ठीक है। ये कैसे बना, देखो ये अपना क्या है, मदर की एंडोमीट्रियम है, और इस पे ये पूरा अपना बच्चा अटैच हुआ है ना। ये अपना एम्ब्रियो है, ये प्लेसेंटा है, और ये है कोरियोन, और कोरियोन के ऐसे फिंगर लाइक निकली हुई है, क्या, कोरियोनिक विलाई, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। देखो हमने यहाँ पे किया था कि बाहरी लेयर क्या है, ये अपनी ट्रोफोब्लास्ट है, बाहरी लेयर है ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट ने यहाँ पे क्या बना दिया, ये कोरियोनिक विलाई जो ये सराउंडिंग में बन रही है, ये ट्रोफोब्लास्ट ने बनाई। और जो इनर सेल मास था, ये गुच्छा सा था, उसने क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया, ठीक है। और ये एम्ब्रियो और मदर के बीच ये कनेक्शन है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा के थ्रू तो अपने को पता है क्या है, बच्चे को खाना पीना आएगा, ऑक्सीजन आएगी, और जो वेस्ट मटेरियल है बच्चे का वो बाहर निकलेगा, तो ये सब होता है, ठीक है। अब प्लेसेंटा के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्लेसेंटा हार्मोन रिलीज करती है। कौन से HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब ये बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है, देखो प्रेगनेंसी के दौरान ओवरी से भी हार्मोन आएगा, रिलैक्सिन ओवरी से आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सुपर हिट क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ कि ऐसे हार्मोन्स का नाम बताओ जो ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होती है, मतलब फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी होगी सिर्फ और सिर्फ तभी वो रिलीज होंगे। कौन से HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन ऐसे जो ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमने बात कर ली कि ये हार्मोन रिलीज होते हैं, पर इनके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं जिनका लेवल क्या है, मैटरनल मतलब माँ के अंदर बढ़ जाता है। जैसे एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन की स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर लेना यार, ठीक है। एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाएगा, कोर्टिजोल बढ़ जाएगा, प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा, थायरॉक्सिन बढ़ जाएगा, ये मदर के अंदर बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि ये फीटल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिक चेंज, मदर के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस लाते हैं, और क्या है, प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस में ये काम आते हैं, ठीक है। अब देखो अपना एम्ब्रियो अब बन गया था, एम्ब्रियो अपना मदर के कहाँ पे, यूट्रस में भी कहाँ पे, एंडोमीट्रियम पे चिपका हुआ था। अब जो एम्ब्रियो था उससे आगे क्या बनेगा, उससे एक्टोडर्म बनेगी, उससे एंडोडर्म बनेगी, उससे मीजोडर्म बनेगी, और यही तीनों मिलके क्या है, आगे जाके अपने जो भी बच्चा पैदा होगा उसमें टिश्यू है, ऑर्गन है, सारे यही तीनों ही इन्हीं तीनों से बनते हैं ना। जो भी हार्ट बना या किडनी बनी या लीवर बना या आंखें बनी या दिमाग बना या लंग्स बने, जो भी कुछ बनेगा इन्हीं तीनों से बनेगा, है ना।
ना, एक्टोडर्म से कुछ ऑर्गन बनते हैं, एंडोडर्म से कुछ ऑर्गन बनते हैं, मेसोडर्म से कुछ ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। अब एक एनसीईआरटी में स्टेम सेल्स के बारे में छोटी सी बात की है कि स्टेम सेल्स की खास बात क्या है कि इनमें पोटेंशियल, इनमें पावर होती है, क्या है, नए टिश्यू या ऑर्गन को रीजनरेट करने की, है ना, विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल दी, है ना, बॉडी में जितने भी टिश्यू या ऑर्गन है सबको ये बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये छोटी छोटी कंफ्यूजन है, इनको दूर कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन आ जाए कहीं भी गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, तो 9 महीने, है ना, आपको पता है 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, उसी को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। पार्चुरेशन को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ बर्थ, ना, बच्चे की डिलीवरी जो होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। और लैक्टेशन किसको बोलते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है कि मदर की क्या है, मेमरी ग्लैंड जो होते हैं वो मिल्क, वो एंड ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। मिल्क क्यों प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि बच्चे को दूध पीना है ना, तो बच्चा पैदा होगा वो दूध पिएगा, तो उसके लिए क्या है, मदर में मेमरी ग्लैंड से मिल्क बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हम क्या, लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कौन से महीने में क्या बनता है ना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपको याद करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आफ्टर 1 मंथ क्या बनेगा, हार्ट इज फॉर्म्ड, आफ्टर 2nd मंथ क्या बनेगा, लिम्स एंड डिजिट, एंड ऑफ 3rd मंथ, या इसको ऐसे क्वेश्चन आ जाए 3rd मंथ आ जाए, या 12 वीक बोल दे, या 1st ट्राइमेस्टर बोल दे, है ना। देखो एक ट्राइमेस्टर कितने का होता है, 12 हफ्ते का होता है, 12 वीक का। इसमें क्या मेजर ऑर्गन सिस्टम जैसे लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है मैंने कॉपी पेस्ट किया, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग 5th मंथ क्या है, फर्स्ट मूवमेंट एंड हेयर्स ऑन हेड, ठीक है। एंड ऑफ 6 मंथ लिखा आ जाए, या 24 वीक्स आ जाए, या फर्स्ट, या यहाँ पे सेकंड कर लेना, यहाँ पे 2nd ट्राइमेस्टर, देखो 12 हफ्ते का पहला ट्राइमेस्टर और 24 हफ्ते का 2nd ट्राइमेस्टर, ठीक। यहाँ पे क्या है, फाइन हेयर्स ऑन हेड, आईलिड्स क्या है, सेपरेट हो जाएंगी, और आईलैशेस जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। अब ये आपको एनसीईआरटी का फ्लो याद रखना पड़ेगा, ये मैंने पूरा एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट करके ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो फुल्ली डेवलप्ड फीटस मतलब माँ के अंदर जो बच्चा है वो पूरा डेवलप हो चुका है, मतलब वो पैदा होने के लिए तैयार है ना, और प्लेसेंटा भी होती है माँ के अंदर। तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा मिलके क्या करेंगे, जो यूट्रस है उसमें माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे, है ना, इंड्यूस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस में, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। देखो फीटल मतलब फीटस, इजेक्शन मतलब बाहर निकालना, रिफ्लेक्स मतलब फीटस को बाहर निकालने के लिए जो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, उसी को हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगी, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगी। अब ऑक्सीटोसिन क्या करेगी, इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को और ज्यादा तगड़ा कर देगी, है ना, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। मतलब इन्होंने माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की थी, और उसके रिजल्ट से क्या हो गया, अपना ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया, और ऑक्सीटोसिन ने क्या की, स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब यूट्रस में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो क्या हो जाएगा, जो बच्चा है अपना फीटस है वो बाहर आ जाएगा, है ना। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पार्चुरेशन बोल रहे हैं, है ना। तो बच्चा बाहर आ गया, उसके थोड़ी देर बाद क्या है, प्लेसेंटा जो थी वो भी अपनी एक्सपेल हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, कोलोस्ट्रम क्या होता है। देखो कोलोस्ट्रम वैसे तो सबको पता है, फर्स्ट मिल्क लिखा जाए, पहला दूध, माँ का पहला दूध, इनिशियल मिल्क आ जाए, है ना, ये आपको याद रखना है कि पहला मिल्क, इनिशियल मिल्क क्या होता है, कोलोस्ट्रम होता है। और कोलोस्ट्रम में क्या याद रखना है, एंटीबॉडी होती है, कौन सी, IgA। देखो पहला दूध मतलब पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख लो, ABCD, अल्फाबेट में कौन सा आता है, A सबसे पहला आता है, तो ऐसे याद हो जाएगा, IgA एंटीबॉडी कोलोस्ट्रम के अंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये सिंपल सा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।